हेलो डियर एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपके जेके एसएसबी के जो मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर के ऊपर जो वैकेंसी आई हुई है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको सॉल्व करवाए जा रहे हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो और आपका एग्जाम जो है वो भी 9 अगस्त को फिक्स है, तो उसी दिन आपका एग्जाम भी कंडक्ट हो जाएगा। तो चलिए उसके रिगार्डिंग ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह में आए हुए हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत अच्छी आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है कि अगर आप इस मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बुक भी अवेलेबल है, और बुक के लिए आपको हमारे ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट करना है तो बुक जो है वो आपके पास पहुंच जाएगी। ये नंबर जो ऊपर आप देख रहे हैं इसी नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे, मैसेज कर सकते हैं, तो बुक जो है वो आपको यहां से मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप आंसर कर सकते हैं आराम से। तो विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन? ए ऑप्शन है कॉपर टी, बी कॉन्डोम, सी ओरल पिल्स एंड डी है ट्यूबेक्टोमी। आंसर करिएगा। और मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर में देख लीजिएगा आपका कॉन्ट्रासेप्टिव से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा, एक से दो भी आ सकते हैं बट एक तो आएगा ही सही। ठीक है, तो हिंदी में भी कौन सा गर्भ निरोधक तरीका यौन संचारित संक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करता है? आंसर करिएगा और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा तो कि और भी बच्चे जो मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी तक ये क्लास जो है वो पहुंच पाए। और आपको कोर्स और टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग कोई भी गाइडलाइन चाहिए तो भी आप सेम नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? तो क्या कॉपर टी करता है? नहीं। कॉपर टी एक हार्मोनल डिवाइस होती है, आपने सुना होगा कॉपर टी 380A के नाम से आता है, 220B भी आता है। इस तरीके से अलग अलग, जैसे कि ये 5 ईयर के लिए होता है, ये 10 ईयर के लिए होता है जो कॉपर टी होता है वो। और यहाँ पे ये आंसर नहीं होगा, ये रोकती नहीं है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को। उसके बाद में ओरल पिल नहीं। ट्यूबेक्टोमी ये तो परमानेंट स्टरलाइजेशन का मेथड है, ट्यूबेक्टोमी फीमेल में किया जाता है। ठीक है ना, ये चीज आप याद रखिएगा। फीमेल स्टरलाइजेशन परमानेंट मेथड है स्टरलाइजेशन का जो फीमेल में करते हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्डोम है ये बैरियर मेथड के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? बैरियर मेथड के अंदर कॉन्डोम आते हैं। पॉम, वजाइनल स्पॉन्ज हो गया, डायफ्राम हो गया, कॉन्डोम हो गए, ये सारे जो हैं वो सारे कॉन्ट्रासेप्टिव के बैरियर मेथड के अंदर आते हैं। बाकी ये चीज जो होती है वो हार्मोनल होती है। क्लियर है? तो यहाँ पे कॉन्डोम जो होते हैं वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को क्या करते हैं? रोकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल मेनली एक्ट बाय। ओसीपी जो होती है जिसको आप नाम से जानते हो, माला एन, माला डी वगैरह, तो वो किस पे काम करती है? मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां मुख्यतः किस प्रकार कार्य करती है? शुक्राणु नष्ट करना, अंडोत्सर्जन को रोकना, उर्वरता बढ़ाना, या मासिक धर्म रोकना, यानी कि डिस्ट्रॉइंग स्पर्म, प्रिवेंटिंग ओवुलेशन, इंक्रीजिंग फर्टिलिटी, या प्रिवेंटिंग मेंस्ट्रुएशन। आंसर करिएगा और क्लास को डियर एक बार सभी बच्चे शेयर भी करते रहिए। चलिए आंसर करिएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ओसीपी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव माला एंड माला डी वगैरह जो होती है, जो आप नॉर्मली भी नाम सुनते हो, तो ये क्या करती है? ओवुलेशन नहीं होने देती है। ठीक है, इनका काम ही यही होता है कि ये प्रिवेंटिंग ओवुलेशन। अगर ओवुलेशन ही नहीं होगा, क्लियर है, ओवुलेशन नहीं होगा यानी कि अंडा नहीं बनेगा, ओवम नहीं बनेगा, तो फर्दर फर्टिलाइजेशन किस चीज का होगा? तो यहाँ पे इसका काम होता है प्रिवेंटिव ओवम। बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज परमानेंट फॉर फीमेल? यानी कि महिलाओं के लिए कौन सा गर्भ निरोधक तरीका स्थायी है? कॉन्डोम, ओरल पिल, ट्यूबेक्टोमी, या कॉपर टी? आंसर करिएगा। क्या राइट आंसर रहेगा? यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर के आपका जो सिलेबस है उसके अंदर टॉपिक है ये कॉन्ट्रासेप्टिव, इसीलिए आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी क्लासेस होंगी आपकी वो सारी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको सारी चीजें करवाई जाएंगी। बाकी अगर आपको कोर्स पढ़ना है, टेस्ट सीरीज चाहिए, बुक अगर आपको चाहिए, तो भी आप किरोशा एकेडमी के हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा। ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे। ठीक है, चलिए आंसर करिएगा। तो परमानेंट मेथड अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में,
कॉन्डोम बैरियर मेथड है, परमानेंट नहीं है। ओरल पिल परमानेंट नहीं है। कॉपर टी परमानेंट नहीं है। लेकिन ट्यूबेक्टोमी जो होता है वो फीमेल के अंदर परमानेंट मेथड है। तो याद रखना सी करेक्ट आंसर रहेगा। इसमें करते क्या है, तो जो फेलोपियन ट्यूब होती है, आपको पता है ये यूट्रस है, ये यूट्रस है और ये फेलोपियन ट्यूब है। क्लियर है, ये दो 10 सेंटीमीटर की होती है फेलोपियन ट्यूब, जिसके अंदर अलग अलग पार्ट होते हैं। ये वाला इंटरस्टिशियल पार्ट होता है, ये सबसे बड़ा पार्ट जिसको हम एम्पुला बोलते हैं, जहां पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। उसके बाद में यहाँ से इधर इस्थमस भी होता है, यहाँ पे इंटरस्टिशियल, यहाँ पे इस्थमस, ये वाला पूरा एम्पुला वाला पार्ट, और यहाँ पे जो पार्ट होता है वो आपके इनफंडिबुलम जिसको हम बोलते हैं, और यहाँ पे फिम्ब्रिया होता है, और इधर जो होता है वो ओवेरी होती है। दोनों तरफ यहाँ पे ओवेरी होती है जहां पे ओवम बनता है। ठीक है, तो ट्यूबेक्टोमी में क्या करते हैं, जैसे कि ये ट्यूब है तो ट्यूब को यहां से कट कर दिया, यहां से कट, और ये दोनों हिस्से हैं इनको बांध देते हैं, टाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसी को हम ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। तो ये फीमेल के अंदर परमानेंट स्टरलाइजेशन का एक मेथड होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है द लीगल मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर वुमन इन इंडिया। भारत में महिलाओं के लिए कानूनी न्यूनतम विवाह आयु है 16 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष या 21 वर्ष। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहां पर रहेगा। मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या होता है मैरिज का, तो यहाँ पे फीमेल के लिए पूछा है, वुमन के लिए पूछा है इंडिया में, तो 18 साल आपको पता होना चाहिए, 18 ईयर्स। ठीक है ना। नेक्स्ट, द लीगल मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर मैन इन इंडिया। भारत में पुरुषों के लिए विवाह की कानूनी न्यूनतम आयु क्या है, यानी कि इससे नीचे अगर विवाह होता है तो ये बाल विवाह जिसको हम बोलते हैं चाइल्ड मैरिज, वो माना जाता है। तो यहाँ पे कितना, जैसे कि 18 साल से ऊपर वुमेन्स के लिए है, तो उसी तरह मेल के अंदर कितना होगा ये पूछा गया है। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। तो 18 याद रखना है वुमन के लिए, और मेल में आपको मेन के अंदर जो है पुरुषों में याद रखना है 21 वर्ष, 21 ईयर्स। ठीक है, सी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच विटामिन इज रूटीनली सप्लीमेंटेड टू प्रेग्नेंट वुमन अलोंग विथ आयरन। गर्भवती महिलाओं को लोह के साथ नियमित रूप से कौन सा विटामिन दिया जाता है। विटामिन ए, विटामिन सी, फॉलिक एसिड या विटामिन के। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। बहुत ही बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। जब मदर प्रेग्नेंट रहती है उस टाइम पे, वैसे तो ये जो है बिफोर कंसेप्शन, यानी कि जब उनको प्रेगनेंसी कंसीव करने का प्लानिंग है उससे पहले ही फॉलिक एसिड को स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर नहीं करती है तो एज सुन एज पॉसिबल, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, पहले 3 आई, यानी कि 1 महीने में आई, 2 महीने में आई, 3 महीने में, जैसे ही आई सबसे पहले क्या स्टार्ट करना है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्टार्ट करना है। क्या स्टार्ट करना है, फॉलिक एसिड। ठीक है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, आप सभी आंसर करिएगा, व्हाट इज द करेक्ट। यस, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रेग्नेंट वुमन में रूटीनली जो सप्लीमेंट दिया जाता है विच इज फॉलिक एसिड। बाकी विटामिन ए डायरेक्टली नहीं देते हैं, हमेशा प्रेगनेंसी में अगर देना हो तो डाइट के थ्रू दिया जाता है। ठीक है, विटामिन सी भी डाइट के थ्रू, विटामिन के जो है वो बर्थ के बाद बच्चे को लगाया जाता है। बाकी सारे विटामिन जो होते हैं वो सारे के सारे हमें डाइट, यानी कि मदर जो खाना खाएगी उसके थ्रू जाना चाहिए, डायरेक्टली नहीं देते, बच्चे के लिए नुकसान होता है। लेकिन फॉलिक एसिड क्यों दिया जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 21वें दिन जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव हुई उसके 21वें दिन क्या होता है, न्यूरल ट्यूब बन जाती है। न्यूरल ट्यूब यानी कि स्पाइनल कॉर्ड जो बनाती है उसी को न्यूरल ट्यूब बोलते हैं। तो ये न्यूरल ट्यूब बन जाती है 21वें दिन। और अगर किसी लेडी के अंदर फॉलिक एसिड की कमी है तो उस के अंदर क्या हो सकता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जिससे स्पाइना बाइफिडा, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों के आउट पाउचिंग हो जाता है या पीठ के पीछे पाउच निकल आता है, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। सर कभी कभी आधा रहता है, ऐसी चीजें देखने को मिलती है, प्रॉपर तरीके से फॉर्म नहीं होता। इसलिए फॉलिक एसिड देना जरूरी है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। उसके बाद में सेकंड ट्राइमेस्टर में आयरन देते हैं और कैल्शियम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द फर्स्ट क्राई ऑफ द न्यू बॉर्न इंडिकेट। नवजात शिशु की पहली चीख क्या सूचित करती है, हंगर, गुड लंग एक्सपांशन, फीवर या इंफेक्शन। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा यहाँ पे एवरीवन। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और साथ में आपको आंसर्स भी करना है। एवरीवन आंसर करिए।
चलिए सभी आंसर करेंगे, और हाँ क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करते रहिए और साथ में आंसर भी करना है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी आंसर करेंगे। यस, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ट्राई ऑफ द न्यू बॉर्न इंडिकेट, यानी कि जब बच्चा सबसे पहली बार होता है, जितना बच्चा अच्छा रहेगा उतना, क्योंकि लंग्स जो रहते हैं वो फिटल सर्कुलेशन, यानी कि जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है उस टाइम तो वो लंग्स कैसे ऐसे सिकुड़े हुए रहते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा रोता है, इसीलिए बोलते हैं बच्चा रो रहा है मतलब अच्छा है, ठीक है, तो बच्चे का रोना जरूरी है ताकि लंग्स जो है वो अच्छे से एक्सपांड हो सके, तो गुड लंग एक्सपांशन के लिए बच्चे का क्राई करना इंपॉर्टेंट। Next, the score used to assess the condition of a newborn after birth is बिशॉप स्कोर, अबगार स्कोर, ग्लासगो कोमा स्केल या फिर सिल्वरमान स्कोर। जन्म के बाद नवजात शिशु की स्थिति का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला स्कोर है। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा, और क्लास को एक बार शेयर करते रहना है आप सभी को, एंड आंसर इट। चलिए, सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ग्लासगो कोमा स्केल। ये ग्लासगो कोमा स्केल है, ये काम करता है कॉन्शियस लेवल को देखने के लिए। किसके लिए, मैं सारे आपको बता दूंगी, एग्जाम में कोई भी आ सकता है। ये किस लिए यूज किया जाता है, तो कॉन्शियस लेवल जो होता है पेशेंट का, कॉन्शियसनेस देखने के लिए यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कॉन्शियसनेस देखने के लिए यूज किया जाता है पेशेंट के अंदर। क्लियर है, ग्लासगो कोमा स्केल, इसके अंदर 3 से 15 स्कोरिंग रहती है, याद रखना। और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज, इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, तो ईवीएम आपको याद रखना है। ईवीएम जो मशीन होती है ना, जो वोट डालने जाते हैं, और जो मशीन होती है उसको हम ईवीएम मशीन बोलते हैं। क्लियर है, तो यही ईवीएम जो मशीन होती है, ठीक है ना, ईवीएम मशीन, उसी को इसके ग्लासगो कोमा स्केल के पैरामीटर्स होते हैं। यानी कि आई रिस्पॉन्स देखा जाता है, वर्बल रिस्पॉन्स देखा जाता है, और मोटर रिस्पॉन्स देखते हैं। ठीक है, और इन तीनों में 4, 5, 6 इस तरीके से स्कोरिंग होती है, वो याद रखिएगा। तो 3 से 15 स्कोरिंग रहती है, 8 से नीचे होता है ग्लासगो कोमा स्केल, तो वो पेशेंट जो है वो कॉमा में है ऐसा बताया जाता है। क्लियर है, उसके बाद में सिल्वरमान स्कोर, ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को चेक करने के लिए किया जाता है। ये स्कोर जो है वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में चेक करते हैं। बस आप इतना याद रखिएगा कि सिल्वरमान जो स्कोर है वो किस में देखा जाता है, तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में देखते हैं। बिशॉप स्कोर जो है वो लेबर के प्रोग्रेस को देखते हैं। बिशॉप स्कोर जो रहता है वो लेबर के प्रोग्रेस को देखते हैं, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। लेबर यानी कि डिलीवरी के टाइम पे बिशॉप स्कोर जो है वो किस तरीके से लेबर का प्रोसेस हो रहा है, डिसेंट हो रहा है, एंगेजमेंट क्या हो रहा है, ये सारी चीजें देखी जाती है। ठीक है, और अबगार स्कोर यहाँ पे हमारा आंसर होगा, जो बच्चे के रेस्पिरेटरी एफर्ट को देखने के लिए अबगार स्कोर जो है वो होता है। क्लियर है, अबगार स्कोर जो है वो वर्जीनिया अबगार, किसने दिया था, इसका नाम मैं बता दूं आपको, वर्जीनिया अबगार एक साइंटिस्ट थे, तो उनके नाम पे ही अबगार स्कोर बना है। 1952 में ये अबगार स्कोर दिया था। और अबगार स्कोर में क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, तो आपको इसके नाम से ही याद रखना है, APGAR अबगार। ठीक है, मैं पूरा बता देती हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है अबगार स्कोर। क्लियर है, तो अबगार स्कोर में क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है, मैं अलग से आपको बता देती हूँ क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछते हैं। ठीक है, तो अबगार नाम से ही आप याद रखिएगा, पी जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है, बस ये याद रखिएगा। ठीक है, अबगार। क्लियर है, अबगार लिख दिया। अब ए के अंदर आता है, सबसे पहले होता है अपीरियंस, बच्चे का अपीरियंस कैसा। पी का मतलब होता है पल्स रेट, यानी कि बच्चे की हार्ट बीट कैसी है। जी का मतलब होता है ग्रीमैसी, बच्चा ग्रीमैस है या नहीं है। ई का मतलब होता है एक्टिविटी, एक्टिविटी का मतलब होता है मसल टोन। आर का मतलब होता है रेस्पिरेटरी एफर्ट, रेस्पिरेटरी एफर्ट। याद रखिएगा, अबगार स्कोर में कभी भी रेस्पिरेटरी रेट नहीं आता है,
रेस्पिरेटरी एफर्ट्स आते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे अबगार स्कोर जो है उसका टोटल स्कोर कितना होता है, तो याद रखिएगा अबगार स्कोर को 0 से 10 इसका स्कोर होता है टोटल, इससे ज्यादा नहीं होता है। क्लियर है। अगर अबगार स्कोर का अगर स्कोर जो है वो 8 से 10 के बीच में है तो ये गुड स्कोर है, अच्छा स्कोर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अबगार स्कोर 4 से 7 है मतलब कि बच्चे को माइल्ड डिप्रेशन है, ठीक है, माइल्ड डिप्रेशन हो सकता है। अगर अबगार स्कोर लेस देन 4 है इसका मतलब बच्चे को सीवियर डिप्रेशन हो सकता है। क्या हो सकता है, बच्चे को इसमें रिसक्सिटेशन वगैरह की जरूरत पड़ सकती है, सीपीआर वगैरह। ठीक है। अब यहाँ पे अपीयरेंस देखेंगे तो यहाँ पे स्कोर दिया जाता है अबगार स्कोर में, मैं यहाँ पे बता दूं 0 स्कोर होता है, 1 स्कोर होता है और 2 स्कोर होता है। सबसे पहले मैं बात करूंगी 0 स्कोर की। जीरो स्कोर अपीयरेंस यानी कि बच्चे का कलर कैसा है। अपीयरेंस का मतलब होता है बच्चे का कलर कैसा है। तो अगर बच्चे का कलर जो है वो पूरा बॉडी ब्लू है, पूरी बॉडी ब्लू कलर है, इसका मतलब कितना नंबर देंगे हम यहाँ पे, उसको 0 नंबर देंगे। अगर बच्चे को एक्रोसाइनोसिस है, एक्रोसाइनोसिस का मतलब होता है कि बच्चे की बॉडी तो पिंक है लेकिन उसके हाथ पैर जो हैं वो ब्लू कलर के दिख रहे हैं, तो ये एक्रोसाइनोसिस है, तो 1 नंबर। अगर बच्चे की बॉडी जो है वो पूरी पिंक कलर है तो 2 स्कोर, जो कि बहुत अच्छा होता है। पल्स रेट अगर एब्सेंट है बच्चे की पल्स रेट, ठीक है, नहीं है तो 0 नंबर देंगे। अगर 100 से कम है तो 1 नंबर देंगे, अगर 100 से ज्यादा है तो 2 नंबर देंगे। नॉर्मली बच्चे की पल्स रेट 120 से 160 बीट पर मिनट तक होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे ग्रीमेसी की बात करें कि अगर ग्रीमेसी एब्सेंट है तो यहाँ पे यानी कि रिफ्लेक्सेस, ग्रीमेसी मतलब कि बच्चे के रिफ्लेक्सेस, ठीक है, तो ग्रीमेसी एब्सेंट है तो 0 नंबर देंगे। अगर बच्चा जो है वो क्राई कर रहा है, कफ कर रहा है, यानी कि अच्छा है, ठीक है ना, क्राई कर रहा है, कफ कर रहा है, यानी कि यहाँ पे मैं लिख रू अगर बच्चा क्राई कर रहा है, कफ कर रहा है, स्नीज कर रहा है, छींक रहा है, तो ये आप 1 स्कोर यहाँ पर देंगे उसको। कितना, सॉरी, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो, अगर एब्सेंट है रिस्पॉन्स तो 0 नंबर देंगे। अगर बच्चे के अंदर ग्रीमेसी है लेकिन ज्यादा नहीं है, बच्चे के अंदर ज्यादा सम रिफ्लेक्सेस है, तो हम 1 मार्क्स देंगे। अगर बच्चा क्राई कर रहा है, कफ कर रहा है और स्नीज कर रहा है तो ये अच्छा स्कोर होता है। क्लियर है। नेक्स्ट एक्टिविटी की बात करें, अगर एब्सेंट है तो 1 नंबर देंगे। अगर बच्चे के अंदर एक्टिविटी है लेकिन सम फ्लेक्शन है, सम फ्लेक्शन कर रहा है, नींबू को कैसे कर रहा है, सम फ्लेक्स, तो हम कितना नंबर देंगे, 1 नंबर देंगे। अगर गुड फ्लेक्शन है तो कितना मार्क्स देंगे, यहाँ पे मसल की एक्टिविटी देखी जाती है तो इसमें हम मार्क्स देंगे, यहाँ पे 2 मार्क्स देंगे। एक लास्ट होता है रेस्पिरेटरी एफर्ट्स। अगर बच्चे के रेस्पिरेटरी एफर्ट जो है वो यहाँ पे एब्सेंट है तो 0 मार्क्स देंगे। अगर बच्चे का रेस्पिरेटरी एफर्ट स्लो और इररेगुलर है, कैसे है, स्लो है, इररेगुलर है और वीक है तो 1 नंबर देंगे। अगर बच्चे के रेस्पिरेटरी एफर्ट जो है वो अच्छे हैं, गुड है, क्लियर है, अगर बच्चे के रेस्पिरेटरी एफर्ट, बच्चे का गुड क्राई कर रहा है, अच्छे से रो रहा है, बच्चा क्राई कर रहा है, तो हम उसको 2 मार्क्स देंगे। तो ये पूरा आपका अबगार स्कोर था, याद रखिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा बी रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इनमें से कोई क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, ए न्यूबॉर्न बर्थ वेट लेस देन 2.5 kg इज कॉल्ड। 2.5 kg से कम वजन वाले नवजात शिशु को क्या कहा जाता है, प्री मैच्योर बेबी, लो बर्थ वेट बेबी, पोस्ट मैच्योर बेबी या नॉर्मल बेबी। आंसर करिएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के रिगार्डिंग, एलबीडब्ल्यू बेबी। क्लियर। इसमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि नॉर्मल इंडियन बेबी जो होता है, नॉर्मल बच्चे का अगर बर्थ वेट जो होता है वो कितना होता है, नॉर्मल कितना होता है मैं आपको बता दूं। नॉर्मल बच्चे का वेट जो है वो कितना होना चाहिए, 2.5 से 3 kg नॉर्मल इंडियन बेबी का जो वेट है इतना होता है। अगर बच्चे का वेट जो है वो 2.5 kg से कम है, इसका मतलब बच्चा जो है एलबीडब्ल्यू है। अगर बच्चे का वेट जो है वो 1500 ग्राम से भी कम है, इसका मतलब वेरी लो बर्थ वेट बेबी है। अगर बच्चे का वेट जो है वो 1000 ग्राम से कम है, इसका मतलब यहाँ पे एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी है। क्लियर है। अब यहाँ पे 2.5 kg से कम है तो लो बर्थ वेट बेबी यहाँ पर होगा। पोस्ट मैच्योर बेबी कौन सा होगा, जो बच्चा जो है वो 42 वीक के बाद पैदा होता है, ठीक है। प्री मैच्योर
प्रीमेच्योर बेबी कौन सा, जो बच्चा 37 वीक के पहले पैदा हो जाता है उसको हम प्रीमेच्योर बेबी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेगा। नेक्स्ट द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ अ न्यूबॉर्न, नवजात शिशु की सामान्य श्वसन दर क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है। पैरामीटर्स तो आपको आने ही चाहिए, 10 to 20 पर मिनट, 20 to 30 पर मिनट, 30 to 60 पर मिनट या 70 to 90 पर मिनट। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा आपका, और क्लास को जो है वो एक बार शेयर करते रहिएगा। यस एवरीवन शेयर इट और आंसर करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा 30 to 60 पर मिनट। बहुत ही बेसिक है, रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल बच्चे की 30 से 60 पर मिनट होती है। क्लियर है? सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोग चाहते हैं कि आपको टॉपिक टू टॉपिक सारी चीजें कवर अप करवाई जाए, जो आपको कवर करवाई भी जा रही है। 9 अगस्त को आपका एग्जाम है। अगर आपको मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर की सिलेक्शन के लिए अगर बुक चाहिए, कोर्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, तो मैंने जो नंबर बताया उसी नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो आपके पास आते रहेंगे। तो रोज आपको इसको पढ़ना है, रोज प्रैक्टिस करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।